माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। और आज मैं यहाँ पर बीकॉम का जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स वाला जो पेपर है उसको पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग सांख्यिकी क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है उसको जान लेते हैं। तो इसमें एक उचित परिभाषा ये दी हुई है कि सांख्यिकी वह विज्ञान एवं कला है, मतलब ये विज्ञान भी है और कला भी है, जो एक निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सामाजिक, आर्थिक व प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित समंकों के संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण, निर्वचन तथा पूर्वानुमान से संबंधित है। अब पहले इस परिभाषा में क्या कहा गया है उसको ध्यान से समझ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि सांख्यिकी वह विज्ञान भी है। विज्ञान का मतलब ये कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर इसमें कार्य होता है। और कला मतलब किसी भी कार्य को एक विशेष तरीके से करने का तरीका। तो विज्ञान भी है ये और कला भी है, और जो एक निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, मतलब इसमें जो कार्य किया जाता है वो एक निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। और किन किन क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया जाता है? सामाजिक क्षेत्र, यानी इसमें जो भी सूचनाएं हो सकती हैं वो समाज में रहने वाले लोगों से संबंधित हो सकती हैं। आर्थिक क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। आर्थिक क्षेत्र मतलब जो भी आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो भी डेटा या समंक जो भी इकट्ठे किए जाते हैं तो वो भी क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है। और प्राकृतिक क्षेत्र मतलब किसी भी देश की या किसी भी राज्य की भौगोलिक स्थिति या उससे संबंधित अन्य सूचनाओं को भी इसमें संकलित किया जाता है। तो अब इसमें ये जो समंकों का संकलन किया जाता है, समंक यानी डेटा को हम जो कलेक्ट करते हैं उनको किस किस रूप में, किस किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस इसमें अपनाया जाता है। सबसे पहले तो उन समंकों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है। अलग अलग वर्गों में उनको विभक्त किया जाता है उन डेटा को, समंक को। और फिर सारणीयन यानी उनका टेबुलेशन किया जाता है, टेबल के रूप में उनको लिखा जाता है समंकों को। विश्लेषण यानी उसको एनालाइज किया जाता है। निर्वचन यानी उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसका तरह तरह से उसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और फिर पूर्वानुमान यानी किसी भी आने वाली घटना से संबंधित हम कुछ अपने पूर्वानुमान पहले से ही अनुमान जो लगाते हैं, फोरकास्ट करते हैं, तो उसको पूर्वानुमान कहते हैं। तो ये सारी जो भी प्रोसेस है उससे संबंधित है ये सांख्यिकी। तो परिभाषा में जो कहा गया था वो मैंने आपको समझा दिया और सांख्यिकी का कुछ अर्थ हमारी समझ में आ गया। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि समंक क्या होते हैं या डेटा क्या होते हैं, क्योंकि समंकों के आधार पर ही सांख्यिकी का कार्य होता है। स्टैटिस्टिक्स पूरी इसी पर ही, समंकों पर ही आधारित होती है। तो समंक क्या चीज हैं? समंक तथ्यों के समूह होते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा। जो किसी एक संख्या को संख्या कहा जाता है, समंक नहीं कहा जाता है। अगर किसी भी कोई एक संख्या अगर बता रखी हुई है, कोई एक नंबर बता रखा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो नंबर ही कहलाएगा, संख्या कहलाएगा, और वो समंक नहीं कहलाएगा। जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण के लिए किसी एक कारखाने का 1 वर्ष का उत्पादन अगर आपको बता रखा है तो वो क्या है? संख्या है। और पिछले 10 वर्षों का उत्पादन उसी कारखाने का बता रखा हुआ है, तो हम ये तुलना कर सकते हैं कि पिछले वर्ष में की तुलना में इस वर्ष का उत्पादन कम रहा या ज्यादा रहा, पिछले 4 वर्षों की तुलना में इस वर्ष का उत्पादन कैसा रहा। तो जब एक से अधिक संख्या हमको दे रखी होती है तो उसको हम समंक कहते हैं। और 1 वर्ष की जो हमें उत्पादन दे रखा हुआ है, 1 वर्ष का निर्यात जो दे रखा है, या मजदूरों की संख्या, मजदूरों की भुगतान की गई मजदूरी, चुकाया गया कर, कुल बिक्री, अगर ये सब चीजें जो है केवल एक संख्या के रूप में बताई गई हैं तो वो संख्या है और वो समंक नहीं है। अब समंक नहीं है तो उसका सांख्यिकी की दृष्टि से कोई भी मूल्य नहीं है। और उसमें क्योंकि हम उसकी किसी भी कोई तुलना नहीं कर सकते, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, और कंपैरिजन नहीं कर सकते तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। और जब निष्कर्ष नहीं निकलेगा
तो हमारा जो सांख्यिकी का उद्देश्य है, जो उसकी प्रोसेस है, वो पूरी नहीं होगी। तो अब सांख्यिकी में एक संख्या का अध्ययन नहीं किया जाता, वरन संख्याओं के समूह का अध्ययन किया जाता है, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, उसका अध्ययन किया जाता है। एक संख्या से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, कोई भी हम उससे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। और अगर संख्याओं का समूह है, एक वर्ष से अधिक की अगर सूचनाएं दे रखी हैं, एक से अधिक सूचनाएं किसी भी उसमें दे रखी हुई हैं, तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं और विश्लेषण से हम कोई निष्कर्ष या इंटरप्रिटेशन उसका कर सकते हैं। तो अब ये समंकों की बात हो गई। अब समंकों में कुछ विशेष चीजें बताई गई, जैसे अभी जो एक बात हुई थी समंक तथ्यों के समूह होते हैं, तो उसमें एक उदाहरण के लिए जैसे किसी एक व्यक्ति की 10,000 रुपए की अगर आय दे रखी हुई है, तो उसको हम समंक नहीं कह सकते, क्योंकि ये केवल एक ही नंबर दे रखा हुआ है, एक ही संख्या दे रखी है। किंतु यदि किसी क्षेत्र के व्यक्तियों की आय संबंधी आंकड़ों को एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया जाए, मतलब एक व्यक्ति की आय की जगह पर अगर 10 व्यक्तियों की अलग अलग आय बताई जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, वो तथ्यों के समूह होंगे और उनको प्रयोग करके ही हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सांख्यिकी का जो प्रोसेस है वो उसी से कंप्लीट हो सकता है। एक समंकों के संबंध में एक बात और है, समंक संख्या में व्यक्त होते हैं, यानी समंक को हम गुणों के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। समंक जैसे उनके काउंटिंग यानी गिनती के रूप में हम उनको यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उदाहरण के लिए ये कहा जाए कि एक ए बालक है, बी नवयुवक है और सी वृद्ध है, तो ये उनका गुणात्मक विश्लेषण हुआ, गुणात्मक विवरण हुआ। और इसके आधार पर, क्योंकि हमने बताया कि एक बालक है, एक नवयुवक है, एक वृद्ध है, तो इसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अगर हम इसकी जगह पर इस तरह से कह लें कि ए की आयु 10 वर्ष है, बी की 25 वर्ष है और सी की 70 वर्ष है, तो ये अब चूंकि ये नंबरों में एक्सप्रेस हो गया, तो अब इसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं और इनको हम समंक कहेंगे। तो ये समंक क्या होते हैं, इसके बारे में बात हो गई। अब हम लोग जो सांख्यिकीय श्रेणियां होती हैं उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि आगे सारी जो भी कैलकुलेशन है वो श्रेणियां यानी सीरीज पर ही आधारित होती हैं। तो सांख्यिकीय श्रेणियां, स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती हैं? वर्गीकृत समंक, यानी अभी जो हमने डेटा इकट्ठे किए थे उनको क्लासिफाई कर लिया, वर्गीकृत कर लिया और उनको एक क्रम से दिखाने के लिए, एक सीक्वेंस से दिखाने के लिए हमें इन सांख्यिकीय श्रेणियों का प्रयोग करना पड़ता है। अब सांख्यिकीय श्रेणियां कितने तरह की होती हैं इनको पहले जान लें, क्योंकि जब तक हम सीरीज को जानेंगे नहीं तब तक आगे जो भी कैलकुलेशंस हैं, मीन मोड मीडियन वगैरह जो भी और उसके आगे की हैं, तो उनको हम ना समझ पाएंगे और ना कर पाएंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, यानी सांख्यिकीय श्रेणियों के प्रकार कैसे होते हैं, क्या क्या प्रकार हैं। पहला तो इन्होंने बताया प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर जो सीरीज हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहली टाइम सीरीज और दूसरी टाइम सीरीज, यानी पहली है काल या ऐतिहासिक श्रेणी, इसको हिंदी में कहते हैं। दूसरी है स्थान श्रेणी, यानी इसमें जो सूचनाएं होती हैं वो स्थान के आधार पर उनको विभक्त करते हैं, इंग्लिश में इसको स्पेशियल सीरीज कहते हैं। और तीसरी है दशा या स्थिति श्रेणी, यानी कंडीशन सीरीज। तो अब सबसे पहले काल श्रेणी, जिसको मैंने अभी बताया पहली वाली, उसको समझते हैं उसमें क्या होता है। काल श्रेणी में, इस प्रकार की श्रेणी में समंकों को समय के आधार पर, काल कहते हैं समय को, टाइम को, तो समंक जो होते हैं उनको समय के आधार पर व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। और समय किस रूप में हो सकता है? समय की इकाई दिन भी हो सकती है, दिन के आधार पर हमें सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, सप्ताह के हिसाब से हो सकती हैं, माह के हिसाब से हो सकती हैं और ईयर यानी वर्ष के आधार पर हो सकती हैं। तो इस प्रकार कालानुसार श्रेणी में समय की प्रधानता होती है, मतलब इसमें टाइम की इंपॉर्टेंस होती है। टाइम हमारा किसी भी रूप में हो, चाहे वो ईयर में हो, मंथ में हो, वीक में हो, डेज में हो,
तो उसके आधार पर अगर हमें सूचनाएं मिली हुई हैं और उसी के आधार पर हम श्रेणी अगर बनाते हैं तो वो काल श्रेणी या टाइम सीरीज कहलाती है। जैसे ईयर्स अगर हमको दे रखे हुए हैं, पिछले 10 ईयर्स दे रखे हैं, 10 साल की सूचनाएं दे रखी हैं, ईयर्स के नाम दे रखे हैं 2003, 4, 5, इस तरह से करके 10 ईयर्स के हमको सूचनाएं दे रखी हुई हैं और उसकी पॉपुलेशन दे रखी हुई है। पॉपुलेशन यानी जो जनसंख्या है उसका विवरण हमें सूचनाएं जनसंख्या से संबंधित दे रखी हुई हैं। तो इस तरह की श्रेणी को हम काल श्रेणी या टाइम सीरीज कहेंगे। दूसरी मैंने बताई थी अभी स्थान श्रेणी यानी स्पेशियल सीरीज, SPATIAL, स्पेशियल सीरीज। इसमें जो हमारी सूचनाएं होती हैं, जो क्रमांक होते हैं, वो भौगोलिक आधार पर, जैसे देश से संबंधित सूचनाएं हो सकती हैं, अलग अलग देशों से संबंधित सूचनाएं हो सकती हैं कि इस देश की जनसंख्या इतनी है, इसकी इतनी है, या इस देश की इनकम इतनी है, इस देश की इनकम प्रति व्यक्ति आय ये है। तो अगर देशों के आधार पर हैं तब भी उसको स्थान श्रेणी कहेंगे। अगर प्रांत है, नगर है, सिटीज के हिसाब से, टाउन्स के हिसाब से अगर सूचनाएं दे रखी हैं, ग्राम यानी विलेजेस के हिसाब से अगर सूचनाएं दे रखी हैं, अलग अलग विलेजेस की, गांव की सूचनाएं दे रखी हैं, या मोहल्ले की, लोकेलिटी के हिसाब से हैं, तो ये सूचनाएं अगर दे रखी हैं, तो ये सारी सूचनाएं जो है हमारी स्थान श्रेणी या स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आती हैं। इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि अब अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी सूचनाएं हो सकती हैं कि राज्यों के नाम दे रखे हुए हैं, आंध्र प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, असम है, इस तरह से राज्यों के नाम दे रखे हो सकते हैं और इनकी पॉपुलेशन हो सकती है या इनकी इनकम्स के बारे में हो सकती है या और कोई भी इनके बारे में अलग जो सूचना हो सकती है। तो इस तरह की सूचनाओं को हम जिस सीरीज के रूप में विभक्त करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो वो हमारी स्थान श्रेणी या स्पेशल सीरीज कहलाती है। अब तीसरी है स्थिति श्रेणी। स्थिति यानी कंडीशन सीरीज। कंडीशन सीरीज क्या होती है? इस प्रकार की श्रेणी में क्रमांकों को उनकी दशा या परिस्थिति के परिवर्तन के अनुसार दिखाया जाता है और इस प्रकार की ये जो श्रेणी होती है उसमें क्रमांकों को उनकी दशा या परिस्थितियों के संदर्भ में प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए इसमें दे रखा हो सकता है इनकम हो सकती है, इनकम के बारे में सूचनाएं हो सकती हैं, प्राप्तांक हो सकते हैं, स्टूडेंट्स जो भी मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में सूचनाएं हो सकती हैं, वजन, विद्यार्थियों के या लोगों के वजन के संबंध में सूचनाएं हो सकती हैं, लंबाई के संबंध में सूचनाएं हो सकती हैं, उनके वेट, भार के संबंध में हो सकती हैं, आय, लोगों की आय के संबंध में सूचनाएं हो सकती हैं और इससे संबंधित श्रेणियों को हम कंडीशन सीरीज कहेंगे। यदि कोई विशेष दशा जैसे भार के आधार पर विद्यार्थियों की संख्या को दिखाया जाए तो ये दशानुसार या स्थिति श्रेणी कहलाएगी। स्थिति श्रेणी यानी कंडीशन सीरीज। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, विद्यार्थियों का वजन दे रखा हुआ है, वेट इन किलोग्राम्स दे रखा हुआ है, तो इसमें हम जैसे ग्रुप हमने बना रखा है कि 30 से 40 किलो के बीच के 30 से 40 किलो के जिन विद्यार्थियों का वजन है, उन ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें दे रखी हुई है 10 है, 20 है, जितने भी है, और इसी तरह से आगे के वर्ग हैं यानी 40 से 50 जो भार है, 40 से 50 किलो वजन के जो विद्यार्थी हैं उनकी कितनी संख्या है, 50 से 60 किलो के बीच के कितने विद्यार्थी हैं, 60 से 70 के कितने विद्यार्थी हैं। ऐसे ही इस तरह की सूचनाएं अगर हमको दे रखी हुई हैं तो इस तरह की जो श्रेणी होगी वो हमारी कंडीशन सीरीज या स्थिति श्रेणी कहलाएगी। तो ये जो अभी इसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर अभी जो मैंने बताया इसका क्लासिफिकेशन, ये आपको समझा दिया, लेकिन आगे जो आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये रचना के आधार पर जो इसका वर्गीकरण है वो काम में आता है। तो रचना के आधार पर जो इसका वर्गीकरण है उसको हम लोग समझते हैं। रचना के आधार पर सांख्यिकीय श्रेणियों का आधार होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवृत्ति बंटन या आवृत्ति वितरण। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आवृत्ति बंटन या आवृत्ति वितरण क्या चीज होती है। आवृत्ति बंटन वर्गीकृत चर मूल्यों का क्रमबद्ध विन्यास, विन्यास कहते हैं अरेंजमेंट को, ही आवृत्ति बंटन या आवृत्ति वितरण कहलाता है। आवृत्ति या बारंबारता किसे कहते हैं? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी आवृत्ति या बारंबारता से आशय उस संख्या से होता है जितनी बार कोई घटना घटती है। मतलब कोई घटना जितनी बार बार जितनी बार जो है घटित होगी वही उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाएगी। अब यदि किसी कक्षा में 10 अंक प्राप्त करने वाले 20 विद्यार्थी अगर हैं तो यहाँ पर 10 अंक जो है 10 अंक की जो आवृत्ति होगी वो कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि 10 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं 20। तो कितने वाला जहां पर हमें आंसर मिलेगा वो हमारी आवृत्ति हो जाएगी। अब इसमें जो सांख्यिकीय श्रेणियां हैं आवृत्ति बंटन के आधार पर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहली होती है व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी जो खंडित श्रेणी होती है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी होती है सतत या अविच्छिन्न श्रेणी या अखंडित श्रेणी, और इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। अब ये तीनों सीरीज समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो सब इन्हीं सीरीज पर बेस्ड होते हैं। तो व्यक्तिगत अवलोकन श्रेणी या व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज क्या चीज होती है? इसमें जो सूचनाएं दे रखी होती हैं उसमें एक तो हमें दे रखा होता है कि क्रम संख्या हो सकती है, जैसे कि किसी 1 2 3 4 इस तरह से क्रम संख्या सीरियल नंबर दे रखा हो सकता है, रोल नंबर स्टूडेंट्स का दे रखा हो सकता है, या वर्ष दे रखे हो सकते हैं, वर्ष के संबंध में सूचनाएं हो सकती हैं, जैसे 2003 2004 इस तरह से करके ईयर्स के संबंध में हो सकती हैं, डेज के संबंध में सूचनाएं हो सकती हैं, मंथ के संबंध में सूचनाएं हो सकती हैं, और स्थानों के नाम यानी अलग अलग शहरों के नाम दे दिए उसके संबंध में सूचनाएं हो सकती हैं, या व्यक्तियों के नाम दे दिए राम श्याम वगैरह इस तरह से करके जितने भी नाम हैं उनके संबंध में सूचनाएं हो सकती हैं कि राम के इतने मार्क्स हैं, श्याम के इतने हैं, इस तरह से करके सूचनाएं हो सकती हैं। तथा वस्तुओं के नाम यानी नेम ऑफ कमोडिटीज, इसके आधार पर भी सूचनाएं हो सकती हैं। अब इसमें एक चीज और है कि इसमें जितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं यानी n होते हैं, n इक्वल्स टू m, m यानी वैल्यू, जितने मूल्य या माप यानी वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, n हो गया नंबर ऑफ आइटम्स और m हो गया मेजरमेंट यानी जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं वो। तो जितने नंबर्स होंगे यानी 10 विद्यार्थियों की अगर सूचना दे रखी हैं तो उनके वैल्यूज भी 10 दे रखे होंगे। तो इसमें जो एक फार्मूला टाइप है वो n इक्वल्स टू m या m इक्वल्स टू n, नंबर इक्वल्स टू मेजरमेंट्स या मेजरमेंट्स इक्वल्स टू नंबर। अब इसकी सीधी सादी अगर पहचान है, सबसे पहले तो आपको अगर क्वेश्चन करना है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन सी सीरीज है। तो सीरीज की पहचान करना बहुत जरूरी चीज है, और पहचान ये है कि इसमें केवल पद मूल्य होते हैं, उनकी आवृत्ति नहीं दे रखी होती है, यानी कि इसमें केवल वैल्यूज आपको दे रखे होंगे और इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होगी। वो वैल्यूज कितनी बार आई हैं ये चीज नहीं बता रखी होगी। तो अगर सिंपल केवल पद मूल्य दे रखे हुए हैं तो उनको हम व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। तो अब दूसरी जो श्रेणी है खंडित या विच्छिन्न श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज, ये कौन सी सीरीज होती है इसकी भी पहचान करना आपको आनी चाहिए। अभी तक हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज में केवल वैल्यूज दे रखे होते थे, और इसमें एक कोई सीधी सादी सी इसकी भी पहचान ये है कि इसमें वैल्यूज के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, उनकी आवृत्ति दे रखी होती है कि वो वैल्यू कितनी बार आई है। इस श्रेणी का संबंध उन पदों से होता है जिनका यथार्थ माप यानी एग्जैक्ट मेजरमेंट संभव होता है। उदाहरण के लिए हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि किसी कक्षा में 10 या 18 या 25 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं। हमें एग्जैक्ट पता है कि 10 नंबर पाने वाले, ना तो 10.5 है या 9.5 नहीं है, एग्जैक्ट हमने 10 नंबर पता है हमें, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट इसमें संभव होता है। और इस मेजरमेंट के आधार पर हमें यह भी पता होता है कि ये नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, मतलब वो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है।
तो इसमें सबसे बड़ी पहचान जैसे मैंने बताया अभी आपको कि वैल्यूज भी दे रखे होंगे, मूल्य दे रखे होंगे, चर मूल्य दे रखे होंगे और उसके साथ उनकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी। अब तीसरी श्रेणी की बात करते हैं और तीसरी है जो अभी बताया था सतत या अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणी और इंग्लिश में इसको कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी के द्वारा उन तथ्यों को दिखाया जाता है जिनका यथार्थ मापन संभव नहीं होता है। जैसे कि अब स्टूडेंट्स की लंबाई के संबंध में अगर हमको सूचना दे रखी है तो उसमें यह नहीं हो सकता कि अगर 5 फुट का एक स्टूडेंट है तो सारे स्टूडेंट 5 फुट वाले एग्जैक्ट ही होंगे। इसमें यह हो सकता है कि एक स्टूडेंट की लंबाई 5 फुट हो सकती है, किसी की 5 फुट 1 इंच हो सकती है, किसी की 5 फुट 3 इंच हो सकती है। तो इसमें हमको एक वर्ग बनाना पड़ता है, क्लास एक बनानी पड़ती है कि हमने कह दिया कि 5 फुट से 6 फुट के बीच की के कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें रेंज आ गई है और उसमें हमारा 5 फुट 1 इंच वाले भी 5 से 6 में आ जाएंगे, 2 इंच वाले भी आ जाएंगे, 6 फुट तक के जो है बच्चे इसमें आ जाएंगे। इस तरह से हम लोग जब वर्ग विस्तार कर देते हैं, क्लास बना देते हैं तो उसके आधार पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी आगे मेंशन होती है कि 5 से 6 फुट में अब कितने विद्यार्थी हैं, उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी उसके आगे दे रखा होगा। तो अगर सूचनाएं इस तरह से इस क्रम में दे रखी होती हैं तो इस सीरीज को हम कंटिन्यूअस सीरीज या अविच्छिन्न श्रेणी कहते हैं। तो ऐसे इसमें कौन से तथ्य दिखाए जाते हैं? ऐसे तथ्यों का वर्गीकरण इस श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष रूप से सांख्यिकीय माप संभव नहीं होता है और इनको जो है हम इस कंटिन्यूअस सीरीज के द्वारा दिखाते हैं। अब कुछ एक चीजें क्वेश्चन करने से पहले आप समझ लें। जैसे पहला है वर्गांतर यानी क्लास इंटरवल्स। वर्गांतर हमको बनाने होते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। तो उसमें जैसे हमने अभी बताया था कि एक रेंज बना दी जाती है 0 से 10 या 10 से 20, 20 से 30। इस तरह से अगर एज हमने बना दी, जैसे 0 से 10 में 10 साल तक के बच्चे एक उसका एक क्लास बना दिया, 10 से 20 साल तक के बच्चों का एक क्लास बना दिया और 20 से 30 वर्ष की जो लोग हैं उनका एक क्लास बना दिया। तो इस तरह से जब हम इसको एक वर्ग बना देते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? क्लास इंटरवल्स या वर्गांतर कहलाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरा है वर्ग विस्तार यानी क्लास मैग्नीट्यूड। वर्ग विस्तार क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने बताया 10 से 20 साल तक के जो भी लोग हैं उनका एक वर्ग जो बनाया गया, तो इनका जो डिफरेंस है बीच का 10 क्या हो गया? लोअर लिमिट L1 कहलाएगी और 20 L2 यानी अपर लिमिट हो गई। 10 निचली सीमा हो गई और 20 उच्च सीमा हो गई। और दोनों के बीच का जो अंतर है यानी हायर लिमिट जो है उच्च सीमा में से निम्न सीमा अगर घटा दें 20 में से 10 माइनस अगर हमने कर दिया तो जो 10 बचा वो हमारा क्या कहलाएगा? क्लास मैग्नीट्यूड कहलाएगा या वर्ग विस्तार कहलाएगा। अब मध्य मूल्य यानी मिड वैल्यू क्या होता है? मिड वैल्यू दोनों सीमाओं को यानी निचली सीमा L1 और उच्च सीमा L2 दोनों को प्लस करके और अगर 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो मध्य मूल्य या मिड वैल्यू कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं वर्गांतर बनाने की विधि। यानी ये जो क्लासेस हम बनाते हैं हमको सबसे पहले कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी टेबल आप बनाइए यानी आवृत्ति बंटन की सारणी बनाइए। तो ये आपकी 2 विधियों से बनती है। एक तो अपवर्जीय विधि यानी अब अपवर्जीय विधि क्या है इसको समझते हैं। अपवर्जीय विधि यानी एक्सक्लूसिव मेथड। अपवर्जीय विधि एक्सक्लूसिव मेथड है। इस विधि में पहले वर्ग की ऊपरी सीमा जो होती है वही उससे अगले वर्ग जो होगा उसकी निचली सीमा होगी। जैसे 0 से 10 अगर है तो इसमें उच्च सीमा कितनी है? 10 है और अगले वर्ग की जो 10 से 20 हमने बताया तो उसकी निचली सीमा भी 10 है। तो इसमें यही चीज बतानी है कि पहले वर्ग की जो उच्च सीमा होगी वो अगले वर्ग की निचली सीमा होगी। और इसमें हम किन लोगों को शामिल करेंगे? जैसे अगर कोई 0 से 9 तक के इसमें हम शामिल करेंगे लोग, 0 से 10 का हमारा वर्ग है तो 10 वाला अगर
कोई 10 वर्ष की उम्र का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हम कौन से वर्ग में शामिल करेंगे? 0 से 10 में ना शामिल करके 10 से 20 वाले में उसको शामिल करेंगे। इसी तरह से अगर कोई 20 वर्ष का व्यक्ति है तो उसको हम किस में शामिल करेंगे? 10 से 20 वाले वर्ग में शामिल ना करके 20 से 30 वाले में शामिल करेंगे। तो अपवर्जी विधि में इस तरह से श्रेणियां बनाई जाती हैं एक्सक्लूसिव मेथड में। इस विधि को अपवर्जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यदि कोई पद या मूल्य किसी वर्गांतर की ऊपरी सीमा के बराबर होता है तो उस पद या मूल्य को उस वर्ग में सम्मिलित ना करके उस वर्ग के अगले वर्ग में हम उसको सम्मिलित करते हैं। ये वही चीज हुई जो मैंने अभी आपको बताया था। दूसरी विधि है समावेशी विधि यानी इंक्लूसिव मेथड। अब समावेशी विधि में हम किस तरह से बनाते हैं, इसमें वर्ग किस तरह से बनते हैं? जैसे अभी हमने बनाया था 0 से 10 और 10 से 20 अपवर्जी विधि के हिसाब से, तो इसमें वर्ग कैसे बनते हैं? 0 से 9 और अगला वर्ग जो है हमारा 9 से नहीं शुरू होके बल्कि 9 से अगली जो गिनती है 10, तो 10 से शुरू होगा। यानी इसमें ग्रुप्स हमारे किस तरह से बनेंगे? 0 to 9, नेक्स्ट होगा 10 to 19, 19 के बाद हो गया 20, तो उससे नेक्स्ट होगा 20 to 29। कहने का मतलब यह है कि इसमें पहले ग्रुप की जो उच्च सीमा होगी और अगले वर्ग की जो निम्न सीमा होगी उसमें 1 का अंतर होता है, 1 का डिफरेंस होता है और ये मैक्सिमम डिफरेंस 1 का ही हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये समावेशी विधि इंक्लूसिव मेथड, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ये वर्ग आवृत्ति या क्लास फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी टेबल हम किस तरह से बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। वर्ग आवृत्ति क्या है? अपवर्जी या समावेशी रीति द्वारा वर्गांतरों का निर्धारण करने के पश्चात, यानी हमने वर्गांतर बना लिए, क्लास बना लिए और फिर प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति निश्चित की जाती है, यानी उस वर्ग में कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है, कितनी बार वो घटना हो रही है, कितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लास में। वर्ग आवृत्ति से आशय इकाइयों की उस संख्या से होता है जो वर्ग विशेष की सीमाओं के अंतर्गत आती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने ये जो मेथड थे अपवर्जी विधि और समावेशी विधि, इनको मैंने आपको समझाया। बहुत ही जो सांख्यिकी का परिचय था, किस किस तरह से, क्या उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, किस तरह से उसमें समंकों का यूज़ करते हैं, समंक क्या होते हैं, ये सब अब मैंने आपको बताया। और इससे आगे अब ये जो अपवर्जी और समावेशी विधि हैं, इनके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। और इस वीडियो को आप बार बार देख लें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स का, और जिससे आप आगे न्यूमेरिकल्स करने में समर्थ होंगे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।